हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि लाइफ स्किल्स का पार्ट 8, जिसमें हम इसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे पहले अगर आपने इसके 7 सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं या राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी में निलंबित किए जा सकते हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स वो केवल आपातकालीन की स्थिति में ही निलंबित किए जा सकते हैं। और मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी जो प्रावधान है वो कौन कौन से आर्टिकल में बताए गए हैं? आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। भारत के संविधान में किसके लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो जो निशुल्क अनिवार्य शिक्षा है वो है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगर इसमें ऑप्शन होता 6 से 14 वर्ष के बच्चे तो वो करेक्ट होता, बट यहाँ पर 6 नहीं दिया गया तो आंसर आ जाएगा 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों टाइप का भी होता है। विज्ञान के साथ साथ शिक्षण कला भी है, लेकिन ऑप्शन डी दे रखा है शिक्षण अनुवेशन है। शिक्षण अनुवेशन नहीं है, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। बल्कि शिक्षण साचार्य की भूमिका निभाता है, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों का संबंध बना रहता है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? तो कृष्ण ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो ये जो श्वास लेने की प्रक्रिया है यह अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रिया है तथा हमेशा ये चलती ही रहती है, तो इसीलिए इस पर अभिप्रेरणा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? विद्यार्थियों के अवधान को उसके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उसके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। तो एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में जो अध्यापक के लिए कार्य होगा वो होगा कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं तथा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। ऑप्शन सी। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं तो आप उन्हें किस तरीके से पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा जब वे चाहें। तो अगर कुछ छात्र अति मेधावी हैं तो पढ़ाएंगे तो उनके साथ ही, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और वर्क कराएंगे तो समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का जो कम्युनिकेशन का अर्थ है वो क्या होता है? तो कम्युनिकेशन का अर्थ तो नॉर्मली हमें पता ही है कि क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान। एक उत्तम कक्ष शिक्षक छात्र की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों की वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है या उपयुक्त समय। तो जो एक उत्तम कक्षा शिक्षक होगा वो ये सारे ही काम करेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है या वे दुनियादारी में सफल हो जाते हैं। तो सबसे मेन होता है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों को खड़ा करना चाहिए, मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए या छात्रों को चुप करने के लिए कहना चाहिए। तो इसमें सही होगा कि छात्रों को मेंटली रूप से प्रिपेयर करना चाहिए। संविधान को किस प्रावधान द्वारा
अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है। मीन्स अनटचेबिलिटी जो है वो खत्म जो की गई थी वो किस अनुच्छेद के द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी अनुच्छेद 17 के द्वारा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्वलिटी, विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो कक्षा में जो शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, नेता होता है, परामर्शदाता होता है, निर्देशनकर्ता होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो वो सबसे मेन जो होता है वो होता है परामर्शदाता। विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति का परिष्करण करना, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना, या सभी? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि अभाव सबसे ज़्यादा किस चीज़ का पाया जाता है, तो घृणा का अभाव पाया जाता है। कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, तो जो संप्रेषण होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए? उद्देश्य केंद्रित, ऑप्शन डी। पुरस्कार बालकों में क्या उत्तेजित करता है? पुरस्कार बालकों में हमेशा अहम, मनोबल या सुख? तो पुरस्कार जो बालकों में है वो उनके मनोबल को उत्तेजित करता है। कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए? कक्ष का जो वातावरण है, जो क्लासरूम का वातावरण है, वो हमेशा मित्रतापूर्ण होना चाहिए। दंड की तुलना में पुरस्कार अत्यंत प्रबल क्या होता है? प्रेरणा, मौखिक प्रेरणा, या दोनों? तो दंड की तुलना में जो पुरस्कार होता है वो हमेशा प्रबल प्रेरणा होता है। मूल्य ऐसा व्यवहार है जिसकी हम दूसरे से अपने लिए अपेक्षा करते हैं, तो यह कथन किसने कहा है? यह कथन है निशा शर्मा का। उपेक्षित तथा तिरस्कृत बालकों के साथ शिक्षकों की भूमिका कैसी होती है? तो उपेक्षित और तिरस्कृत बालकों के साथ हमेशा शिक्षकों की जो भूमिका है वो एक सलाहकार के रूप में होती है। संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो संविधान जो है उसके कितने पार्ट्स हैं? टोटल 22, ऑप्शन ए। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को किस चीज में बढ़ावा देना चाहिए? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन में, प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उच्च स्थिति तथा वातावरण का सर्जन करके, या कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे की प्रशंसा करके? तो बच्चे को सीखने के लिए जो अभिप्रेरित करने का मेन वो है, तो ये होगा सीखने हेतु उच्च स्थिति तथा वातावरण का सृजन करके। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, और मीन मेक निकालना बंद करना। तो पनिशमेंट भी दो टाइप के होते हैं, तो सकारात्मक में आता है उपहास और हंसी उड़ाना, और नकारात्मक में आएगा शारीरिक दंड और डांटना। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं? तो भारतीय संविधान में के जो अनुच्छेद हैं 41 व 46 वो है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के हित के लिए, ऑप्शन ए। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक किसको माना है? तो स्मिथ, एक तो ये कि जो त्रिध्रुवी प्रक्रिया है वो किसने दी थी? स्मिथ ने। अब उन्होंने जो है शिक्षक को कार्यवाहक प्रक्रिया माना है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। शिक्षक को गृह कार्य की जांच नियमित रूप से करनी चाहिए। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया को कहते हैं कम्युनिकेशन, संप्रेषण, ऑप्शन ए। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि कौन सी है? तो छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है उनकी प्रशंसा करना। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो वो है मौलिक अधिकार, जो कि संविधान का जो अनुच्छेद है 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और उसका नाम क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उसमें जो मौलिक अधिकार हैं वो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत अधिकारों में पाया जाता है विकेंद्रीकरण या केंद्रीयकरण। तो प्रजातांत्रिक जो डेमोक्रेटिक नेतृत्व होता है उसके अंतर्गत अधिकारों का विकेंद्रीकरण पाया जाता है।
आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है या उसके लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, या आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जो आंसर होगा इसमें होगा ऑप्शन डी। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? तो विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, या बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चा पढ़ाई के लिए योग नहीं है। तो जब कोई बच्चा फेल होता है तो उसके लिए आंसर होता है कि व्यवस्था फेल हुई है। संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो अब 11 हैं, पहले थी 10। दंड का उद्देश्य है आचरण में सुधार लाना भी होता है, बुरी आदत को छुड़ाना भी, अनुशासन की स्थापना करना भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। परामर्श एक निश्चित रूप से निर्मित स्वीकृत संबंध है जो उपबोध्य को उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिसमें वह अपने ज्ञान के प्रकाश में विधात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। यह कथन किसने का है? तो यह कथन है कॉल रॉजर्स का, ऑप्शन ए। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो इसमें होगा कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का क्रिएटिविटी का पोषण करता है? तो प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने व करने के अवसर उपलब्ध कराना, कि जो वो अंदर से चाहते हैं उन चीज़ों को कराना। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। वास्तविक दुनिया से, तो मेन होगा कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो इसमें माना जाता है विद्यार्थियों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, तो ये तो हो ही जाएगा हमारा गलत। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, ये भी गलत होगा। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। या जब शिक्षार्थी अपने विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो ये होगा कि जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें व्यक्त करने देना चाहिए, ना कि बीच में टोकना चाहिए। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुति करनी है। ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है? प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, तो ये गलत होगा। या विद्यार्थियों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिक के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। गतिविधियों की ढांचागत लागत को कम करने के लिए या व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पे सामान्यीकृत हो सकती हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सामूहिक गतिविधि करवानी चाहिए, ऑप्शन डी। उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति को हमेशा अभिप्रेरित करती है, तो इसका मतलब होगा चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है? तो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने को या अपेक्षाओं का एक रूप स्तर करने,
विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने या विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं रखने। तो इसमें होगा कि विद्यार्थियों से केवल वास्तविक अपेक्षाएं रखने को संबोधित कर सकता है। शिक्षार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किस और चीज़ में सहायता करता है? तो ये करता है समाजीकरण में सहायता। ऑप्शन बी। शांति की स्थापना के लिए किस मूल्य की आवश्यकता होती है? शांति की स्थापना के लिए हमेशा संवैधानिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो संविधान में कितने मूल अधिकार हैं हमें बताना है। फंडामेंटल राइट्स, तो वो कितने होंगे? 6, जो कि पहले 7 थे तो वो 6 कर दिए गए हैं। पुरस्कार का उद्देश्य क्या होता है? चरित्र निर्माण करना, अनुशासन का निर्माण करना, या रुचि का निर्माण करना, या उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो सबसे जो मेन मानी जाती है वो मानी जाती है प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें तो धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ऑप्शन ए। तो अगर आपको आज का सेट ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने व्यू शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।